चित्रलेखा। बहुचर्चित लेखक भगवती चरण वर्मा की लेखनी से कथा भूमि पर उतरी चिंतन की भगीरथी चित्रलेखा। पाप और पुण्य के दर्शन को विचार सागर में मथने वाली कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त की सभा में इस कथा ने अचानक एक अद्भुत मोड़ ले लिया। योगी ने सभासदों को सत्य और ईश्वर के दर्शन कराए, किंतु इस चमत्कार को सम्मोहन शक्ति का खेल बताकर चित्रलेखा ने जैसे कह दिया कि योगी कुमारगिरी मात्र एक मदारी है। आइए अब पढ़ें इससे आगे 11वीं कड़ी। सभा में विचित्र हलचल मच गई। योगी कुमारगिरी को अपनी स्थिति का आभास हो गया। कुछ देर तक सोचकर उन्होंने उसी तरह शांत भाव से उत्तर दिया, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मशक्ति है। नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती। यदि मनुष्य में कल्पना विद्यमान है तो वो कल्पना अवश्य प्रभावित होगी, पर जहां कल्पना मर चुकी है, नास्तिकता का काला आवरण जहां कल्पना का दम घोट चुका है, वहां मनुष्य के लिए ईश्वर को जान सकना असंभव हो जाता है। जिन लोगों ने इस समय सत्य और ईश्वर को नहीं देखा है, उनकी कल्पनाएं मर चुकी हैं, वे नास्तिक हैं, और नास्तिक में आत्मशक्ति का होना असंभव है। चाणक्य ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट ने चाणक्य को कुछ संकेत किया। उसके बाद चाणक्य ने बढ़कर विजय का मुकुट चित्रलेखा के मस्तक पर रख दिया। नर्तकी चित्रलेखा, आज की विजय तुम्हारी रही। तुमने सत्य के उस रूप को हमें दिखा दिया जिसे आत्मशक्ति के दुरुपयोग से योगी कुमारगिरी ने भ्रम के आवरण में छिपाने का प्रयास किया। और योगी, तुमने अनुचित किया। तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार चित्रलेखा को होगा। इस सभा में कोई भी व्यक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकता, और न मुझको दंड देने का कोई व्यक्ति साहस ही कर सकता है। योगी का रौद्र वेश देखकर सारी सभा कांप उठी, पर चित्रलेखा हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए वो योगी की ओर बढ़ी। कुमारगिरी के पास पहुंचकर वो रुकी। योगी, तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझको सौंपा गया है, और मैं तुमको दंड देने पर तुली हुई हूं। मेरा दंड देने का साहस देखो। लो, ये विजय मुकुट तुम्हारा हुआ। और चित्रलेखा बिजली की भांति सम पर चमक उठी। कुमारगिरी अवाक खड़ा रह गया। दंड और पराजय, इन पर विचार करना होगा। योगी कुमारगिरी तेजी के साथ सभा मंडल के बाहर चला गया। अपमानित और पराजित योगी को नया अनुभव हुआ।
उस अनुभव की तीव्रता से वो निस्तेज हो गया। उसने कभी कल्पना तक न की थी कि वो पराजित हो सकता है, और फिर पराजित होना एक स्त्री से। और ये स्त्री भी कौन? एक साधारण सी नर्तकी। कुमारगिरी के हृदय में एक हलचल उत्पन्न हो गई। उसने परिस्थितियों का विश्लेषण किया। विजयी होकर भी वो पराजित हो गया। उसने विजय पाई थी महाराज चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य के चुने चुने विद्वानों पर। वो पराजित हुआ था अंधकार से, और अंधकार से पराजित होना तो स्वाभाविक ही है। स्त्री से तो बड़े बड़े साधक पराजित हुए हैं, पर वे सब स्त्री के क्षेत्र में पराजित हुए थे, ज्ञान में नहीं। कुमारगिरी की परिस्थिति विचित्र थी। विजय और पराजय दोनों स्वाभाविक हैं, पर यह पराजय भी विचित्र थी। स्त्री ने अपने ज्ञान से कुमारगिरी को शायद पराजित नहीं किया था। उसने कुमारगिरी को पराजित किया था अपनी उदारता से। सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक को अब भी सुशोभित कर रहा था। कुमारगिरी को उस मुकुट की याद हो आई। कुमारगिरी को क्रोध हुआ। उसने मुकुट अपने सिर से उतारकर पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उसने फिर सोचना आरंभ किया। पराजय नहीं, पराजय असंभव है। मैं पराजित हो ही नहीं सकता। क्या मेरी साधना का अंत पराजय होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। कुमारगिरी की आंखें धूल में पड़े हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। कुछ देर तक अविचलित भाव से उसने मुकुट की ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो मुकुट कह रहा था, योगी, तुम पराजित नहीं हुए, तुम विजयी हो। योगी के शरीर में एक प्रकार का कंपन सा दौड़ गया। कुमारगिरी धीरे धीरे उस मुकुट की ओर बढ़ा। उसके पास पहुंचकर वो रुक गया। विजय युक्त पराजय, कितनी विचित्र समस्या है। क्या मुझको इस विजय उपहार पर कोई अधिकार है? सारी सभा की दृष्टि में मैं उस स्त्री से पराजित हुआ हूं। यह मुकुट उस स्त्री को पहना दिया गया था। यह मुकुट जूठन है। कुमारगिरी ने अपना मुख फेर लिया। उसने वहां से चले जाने का प्रयत्न किया, पर उसके पैर न उठे। मुकुट वहां पड़ा हुआ था। चांदनी का उज्जवल तथा श्वेत प्रकाश उसकी शोभा को सहस्र गुना बढ़ा रहा था। कुमारगिरी ने मुकुट की ओर फिर देखा। पर मुझको ये मुकुट कैसे मिला, जिसको सारी सभा विजयी समझती है? यदि वही अपने को मुझसे पराजित समझे, तो फिर विजय किसकी? मेरी? नर्तकी, तुमने मुझसे पराजय स्वीकार की। ये क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे पराजित हुई। योगी चौंक उठा। सामने चित्रलेखा खड़ी थी। विचित्र बात है योगी कि पराजित प्रफुल्लित है और विजयी व्यग्र है। ये क्या? विजय मुकुट धूल में पड़ा है। योगी, क्या तुम्हें अपनी विजय स्वीकार नहीं है? उद्धत योगी, तुम्हें पराजित करना मेरे लिए असंभव है। इतना विश्वास रखो। चित्रलेखा ने मुकुट उठा लिया। उसने मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। जिस मुकुट को वो फेंक चुका था, उसको फिर से पहनते हुए कुमारगिरी हिचका नहीं। उसने इसका विरोध तक न किया।
इस समय कुमार गिरी ने नेत्र बंद कर लिए थे। वो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो योगी? नर्तकी चित्रलेखा, तुम समझती हो तुमने मुझे पराजित किया है, इसलिए तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो। पर तुम्हारी ये चेष्टा तथा धारणा व्यर्थ है। योगी संसार छोड़ चुका है। मान अपमान से उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। फिर तुम ये सब व्यर्थ कर रही हो। तुम्हारी ये धारणा अनुचित है योगी। मैं फिर कहती हूं कि तुम्हें पराजित करने की न तो मुझ में क्षमता है और न शक्ति है। कुमार गिरी ने चित्रलेखा पर अपनी आंखें गड़ा दी। कुछ क्षणों के लिए उसने अपने सामने खड़ी हुई विचित्र स्त्री चित्रलेखा को अनिमेष दृगों से देखा। उसका पीला मुख एकाएक लाल हो गया। उसका निश्चल तथा स्थिर शरीर एकाएक सिहर उठा। उसने चित्रलेखा का कोमल हाथ जोर से पकड़कर कहा, नर्तकी, सच कहना कि फिर तुम यहां छाया की भांति क्यों चली आई हो? इस प्रकार यहां भी मुझे लज्जित करने में तुम्हारा क्या ध्येय है? एक दिन कुमार गिरी के साधना में तपे पौरुष पर मोहित हो गई थी चित्रलेखा। फिर एक दिन चित्रलेखा ने उसी योगी को भरी सभा में पराजित और अपमानित किया और अब वो उसी की कुटी में आई थी आत्मसमर्पण का भाव लेकर। क्या वास्तव में चित्रलेखा एक पहेली थी? आज की कड़ी में अपमानित योगी कुमारगिरी बने थे सुधीर पांडे। सम्राट चंद्रगुप्त, आनंद सिंह और नर्तकी चित्रलेखा का रूप धरा दिशी तुग्गल ने। सूत्रधार का दायित्व निभा रहे हैं हरीश भिमानी। उपन्यास चित्रलेखा के रेडियो पठन की प्रस्तुति में सहायक राजेश मलिक और इस परिकल्पना को साकार करने का दायित्व निभा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा।